हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकुर कुमार। आज हम इस क्लास में बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। कल लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी निकाय में दो या दो से ज़्यादा आवेश हो तो उस केस में उनके बीच में आवेशों के मध्य जो लगने वाला स्थिर विद्युत बल है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। आज थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक संभव त्रिभुज का लिया था। आज हम बात करते हैं एक वर्ग पे बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। एक वर्ग है, इसके चारों भुजाएं क्या होंगी, एक समान होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। चारों भुजाएं जिनकी भुजा की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है a, और इसके चारों कॉर्नर पे चार आवेश रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम समान आवेश भी ले सकते हैं और डिफरेंट आवेश भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे समान आवेश की बात करूंगा। समान आवेश लें तो किस प्रकार से हम बल निकालेंगे। समान आवेश लेकिन उनकी प्रकृति में अलग अलग ले सकता हूं, डिफरेंट किस हिसाब से होगी। तो मान लेते हैं कि इस ए कॉर्नर पे है प्लस क्यू आवेश, बी पे है माइनस क्यू आवेश, सी पे है माइनस क्यू आवेश और डी पे है प्लस क्यू आवेश। इस प्रकार से इस वर्ग के चार कोनों पर चार आवेश रखे हुए हैं। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके केंद्र पे, वर्ग के केंद्र O पे स्थित किसी आवेश Q पर लगने वाला कुल परिणामी बल कितना होगा। तो यहां पर बिंदु, इसके केंद्र बिंदु O पर एक आवेश स्थित है Q, और वो भी कौन सा है, प्लस Q। तो इस प्लस Q आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल कितना होगा। तो देखो, ये हमें एक निकाय दे रखा है। इस निकाय में कितना आवेश है, टोटल आवेश है 5। तो 5 होगा तो हमें बल निकालना है किसी एक आवेश पर। तो एक आवेश जो केंद्र पे रखा हुआ उस पर कौन कौन बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये मतलब बाकी के जितने भी चारों आवेश है वो बल लगाएंगे, और इस पर लगने वाले बलों की संख्या होगी 4, और उन चारों बलों का हम परिणामी निकालेंगे। वही हमारा क्या होगा, यहां पर इस निकाय में स्थित बिंदु O पर स्थित आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो 1 बाय 1। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो किस प्रकार से लेंगे। मान लो ये वर्ग दे रखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इसको। ये इस प्रकार से एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। इस वर्ग पे यहाँ पे आवेश है प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू। ये इसका सेंटर है। सबसे पहली बात तो क्या होगी कि इस सेंटर पर बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस क्यू की प्रत्येक आवेश से दूरी चाहिए हमें, क्योंकि बिना दूरी के हम बल नहीं निकाल पाएंगे। और कूलाम नियम से हमें कूलाम बल निकालते हैं तो कैसे आता है, फॉर्मूला क्या है, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो दूरी चाहिए, तो दूरी हमें दे रखी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई A है और A है। तो ये A है, ये A है, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी नहीं चाहिए, प्रत्येक आवेश की दूरी इस आवेश से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक विकिरण बना लेते हैं। यहां से इस वर्ग की एक विकिरण को, दोनों भुजाओं को, दोनों अपोजिट कॉर्नर को मिला देते हैं, तो ये विकिरण बन जाता है डायगोनल। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, इसके कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। क्योंकि जहां पे समकोण बनता है वो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर = क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से हम इसका मान निकाल लें। कौन सी भुजा होगी, ये A और ये B कॉर्नर, ये C हो जाएगा और ये D। तो हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो BC कितना हो जाएगा हमारा, यहां से हम निकालते हैं BC स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो स्मॉल a² प्लस a²। तो BC स्क्वायर = कितना हो जाएगा, 2a², और यहां से BC की वैल्यू कितनी आएगी, √2a²। तो इसको हम यहां से a को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 × a। इस पूरी भुजा की लंबाई आ रही है √2 × a, जबकि हमें तो इस केंद्र से इस आवेश की दूरी चाहिए। तो इस आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, इस भुजा की आधी। तो इसकी आधी कर देंगे तो O से लेके B तक की दूरी तय OB का मान कितना होगा, वो OC के इक्वल होगा, बराबर होगा OC के। और इसी प्रकार अगर ये विकिरण भी हम निकालेंगे इस प्रकार से, तो इस विकिरण की लंबाई भी कितनी आएगी, यही लंबाई आएगी सेम। तो इसका मान भी किसके बराबर होगा, सेम इसी के बराबर होगा। तो OA बराबर होगा OD बराबर होगा, तो ये मान होगा OA बराबर OD, और यहां से मान कितना आ जाएगा, इस भुजा की लंबाई का आधा। तो √2a/2, इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a/√2। तो यहां से हम लिखेंगे कि ये भी a/√2 है, ये भी a/√2, a/√2 और a/√2। तो चारों भुजाओं में मतलब हम ये कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु पर स्थित आवेश से प्रत्येक कॉर्नर पे स्थित आवेश की दूरी
है वो a/√2 होगी। हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वाला आवेश इस पर बल लगाता है, किस पर, इस आवेश पर, ये पॉजिटिव ये भी प्लस, तो प्लस प्लस वाले आवेश पर, धनावेश पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। तो बाहर की तरफ इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F1। और F1 को कैलकुलेट करेंगे, यहां से इस पर लगने वाला फोर्स होगा वो बाहर की तरफ आएगा, तो F1 कितना आएगा, F1 इज इक्वल्स टू होगा K Q1 Q2। तो K Q1 Q2 कितना, Q इंटू Q, तो Q इंटू Q कितना हो गया, Q स्क्वायर, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। अब ध्यान देना यहां पर A मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी, सवाल में गलत होगा। हमें दूरी क्या लेनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेश कौन से, Q और Q के बीच की दूरी है a/√2, तो यहां से दूरी लेंगे a/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाय 2, और 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना होगा 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है। सेम इस पे आते हैं -q आवेश, ये तो पहले आवेश के कारण हो गया बल। अब दूसरे आवेश के कारण बल निकालते हैं। देखो ये वाला आवेश है -q आवेश क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस धनावेश को, +q आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर सपोज करो अगर यह आवेश प्लस होता तो प्लस प्लस पर क्या, कौन सा बल लगाता, रिपल्सिव फोर्स लगाता, बाहर की तरफ इसको क्या करता, रिपेल करता, प्रतिकर्षित करता। लेकिन ये प्लस नहीं है, माइनस है, तो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इस पर लगने वाला बल F2 होगा, और F2 की दिशा होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर फोर्स है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और वेक्टर होने की वजह से, सदिश राशि होने की वजह से इसका जो योगफल करेंगे, इसका परिणाम ही निकालेंगे, वो सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज के नियम से ही निकालते हैं। तो इसको ऊपर की तरफ लगाएगा तो F2 कितना आ रहा है, F2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, इसका मैग्नीट्यूड Q है और इसका परिमाण भी Q है, तो K Q1 की जगह Q इंटू में Q2 की जगह भी Q, और दूरी कितनी है a/√2, तो यहां से कितना आ जाएगा a/√2 की स्क्वायर, कितना आ रहा है वही सेम a स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है। परिमाण दोनों का समान आ रहा है F1 F2। अब यहाँ पे दूसरे आवेश के कारण बल हो गया, तीसरे के कारण निकालते हैं। सेम देखो ये भी माइनस था तो ये भी माइनस है, तो ये माइनस इस पर बल किधर लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर लगने वाला बल F3 किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो F3 का परिमाण निकाले तो F3 इज इक्वल्स टू कितना होगा, kq स्क्वायर अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। सेम आएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो सेम ये का ये बनेगा कितना, 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है। अब एक और बल बच गया हमारे पास, एक और आवेश, ये आवेश, ये प्लस q आवेश क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षित बल लगाएगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो ऊपर की तरफ बल कितना लगेगा F4, और F4 का मान कितना आ रहा है, F4 बराबर होगा, यहां से F4 की वैल्यू निकल के आएगी kq स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बाय 2। क्लियर है ना। देखो a/√2 का स्क्वायर लगे, तो a/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में चारों के चारों जो आवेश हैं वो इस सेंटर वाले आवेश पर समान परिमाण के बल लगा रहे हैं। देखो यहां से 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहां से F1 F2 F3 F4 चारों के चारों बराबर है। अब यहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, FBD। अगर सिंपल वे में बताऊं मैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से तो डिटेल से फटाफट निपटा सकते हो। अब इसका FBD बना ले, इसका सेंटर का O का, तो यहां से देखो FBD बनाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। FBD क्या होता है, FBD होता है ये पॉइंट मान लो O है, इस O पर लगने वाले चारों के चारों बल, जितने भी बल लग रहे हैं सबके डायरेक्शन दे दो। तो F1 किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, F2 किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, F3 किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और F4 ऊपर की तरफ। तो F4 इसके जस्ट ऑपोजिट है, F2 इसके परपेंडिकुलर है, और F3 इसके जस्ट ऑपोजिट है। यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर, मतलब चारों के मध्य कोण कितना है, आपस में एक दूसरे के मध्य कोण है 90 डिग्री का। अब देखो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के वाले बल क्या होंगे, उन दोनों का परिणाम भी 0 होगा। तो देखो F1 है, F1 परिमाण में है ये रहा, और F4 है, ये दोनों क्या है, परिमाण में तो समान है F1 और F4, ये F1 F4, लेकिन दिशा में विपरीत है। इसका मतलब दोनों के मध्य कोण कितना है 180 डिग्री, और इन दोनों का परिणाम कितना हो जाएगा 0।
F1 और F4 का परिणामी कितना होगा 0 होगा, चाहे निकाल के देख लो आप। उससे कौन से फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर प्लस 2F1 F4 इनटू में cos 180, यहां से भी 0 है। अब आते हैं F2 और F3 का परिणामी निकालना, क्योंकि सदिश में हमने पढ़ा हुआ है कि सदिश में जब भी हम परिणामी निकालते हैं वो दो दो का निकाला जाता है, एक साथ चारों का नहीं निकालेंगे। क्लियर है? तो F2 और F3 है, इन दोनों का परिमाण भी देखो क्या है, बराबर है, इसलिए इन दोनों का परिणाम भी कितना होगा 0, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोण भी कितना है 180 डिग्री, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गए दोनों। अतः कुल परिणामी बल कितना है, तो बिंदु O पर कुल परिणामी बल कितना आ रहा है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ग के केंद्र O पर स्थित आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल 0 होगा, कोई भी स्थिर विद्युत बल कार्यरत नहीं होगा। तो ये 4 आवेशों से संबंधित या 5 आवेशों से संबंधित निकाय में स्थिर विद्युत बल की कैलकुलेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस मुझे दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको यहां से क्वेश्चंस बताऊंगा किस प्रकार से लिखें। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले यहां पर सिर्फ आपको फिजिक्स की क्लास मिलती है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक YouTube चैनल है, उस पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की भी क्लासेस मिल जाएंगी। आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप स्वागत आपका हमारे चैनल GK24 GK में। आप देख रहे हो GK24 GK का होम पेज। दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो मिलेंगे। साथ में 10वीं और 12वीं के साइंस के और मैथमेटिक्स के सिलेबस के वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है जिनके मध्य कम से कम कितना स्थिर विद्युत बल हो सकता है। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में ये एक चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, आवेश है, और दूसरा एक आवेश है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो 1 मीटर दे रखी है, 1 मीटर दूरी दे रखी है। और हमें ये बोला गया है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल आवेशित कणों के मध्य कम से कम कितना स्थिर विद्युत बल हो सकता है। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल किसके हो सकते हैं। देखो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि आवेश की न्यूनतम इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन दोनों चार्ज में कम से कम आवेश कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। तो हमें मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या मानेंगे कि Q1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, और Q2 है वो भी किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन दोनों के मध्य की दूरी हमें 1 मीटर दे रखी है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला न्यूनतम स्थिर विद्युत बल कितना होगा, तो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। फोर्स कितना होता है, फॉर्मूला कूलॉम के नियम से निकाला था, कूलॉम बल के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब देखो K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9, ये बात मैंने बताई थी आपको। Q1 की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q2 की वैल्यू है ये भी इलेक्ट्रॉन का आवेश, अपॉन में दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 1 मीटर। एमकेएस में लेते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखना, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें जो यूनिट यूज करते हैं वो एमकेएस यूनिट में वैल्यूज लेते हैं। अब अगर आपको सीरीज पे दे रखा तो एमकेएस में बनाओ और उसको सोल्व करो, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये ध्यान रखना एमकेएस या एसआई यूनिट में। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻90, तो कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9 इनटू में e स्क्वायर, और e स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहां से हो जाएगी 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा में 1.6 गुणा 10 की घात -19 की स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 1.6 की होल स्क्वायर खोलेंगे कितना होगा, देखो 1.6 को मान लो कितना होता है, 1.6 की स्क्वायर होती है 2.56, 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इनटू में 2.56 इनटू 10⁻38। क्लियर है? 38 और 9 कितना हो गया, 38 में 9 जोड़ दो -38 में, तो ये आ जाएगा -29, तो कितना हो गया 9 गुणा 2.56 गुणा 10 की घात -29। अब इसको गुणा कर दो, 9 6 54, 9 5 45 और 45 5 50, कितना बच गया 5,
9 दूनी 18, 5 23, 23.04 गुना 10 की घात -29। क्लियर है। अब इस पॉइंट को इधर किसका है, इस पॉइंट को इधर किसका है, तो एक 10 आ जाएगा और 10 से ये एक एडजस्ट होगा, कितना हो जाएगा -28 हो जाएगा। तो कितना है 2.304 इनटू में 10 टू द पावर -28 न्यूटन। ये होता है फोर्स कि दो मिनिमम चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के मध्य जो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना हो सकता है, जबकि शर्त क्या है कि दोनों ही चार्ज पार्टिकल कितने मीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो बात करते हैं कूलॉम के बल पे या कूलॉम बल पर बात कर रहे थे। कूलॉम बल क्या कहता है, कूलॉम बल ये कहता है कि यदि दोनों आवेश है वो निर्वात में स्थित हो, निर्वात में स्थित है, जैसे ये Q1 आवेश है और यहाँ पे ये Q2 आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी r है, तो दोनों निर्वात में स्थित होंगे, तो दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है k Q1 Q2 अपॉन r² और k को हम थोड़ा सा खोलकर लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये इसकी वैल्यू मैंने बता दी थी आपको। अब यहां पर यदि इन दोनों आवेशों को माध्यम में रखें, मान लो सपोज करो ये दोनों आवेश कहां पर रखे हुए हैं, वो माध्यम में, और ये जो बल आ रहा है वो किसमें है, वो निर्वात में बल है इसका, कि दोनों आवेश निर्वात में रखे, दोनों को माध्यम में रखते हैं और माध्यम का परावैद्युतांक दे रखा है कितना, एप्सिलॉन r। माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे रखा है, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का माध्यम दे रखा है। और एप्सिलॉन r परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर इन दोनों के मध्य बल कितना हो जाएगा, ये Q1 है, ये Q2, इन दोनों तो मध्य की दूरी r है और यहाँ पे माध्यम भर दिया जाएगा, तो इन दोनों के मध्य मीडियम में लगने वाला बल होगा F1 बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन ध्यान देना क्या होता है, वो ये वाला के नहीं आएगा, क्या आता है यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर निर्वात में जो निर्वात की विद्युतशीलता थी वो माध्यम के परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा कर देते हैं, और इस प्रकार से हम लिखेंगे तो ये माध्यम में दो स्थिर व बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल आ जाता है। इस प्रकार से हम माध्यम में निकाल सकते हैं और इस प्रकार से हम निर्वात में निकाल सकते हैं। ये तो हो गया वैक्यूम में और ये हो जाएगा माध्यम में। तो यहां से हमें एक स्टेटमेंट मिलता है कि माध्यम में दोनों आवेशों को रख देने पर इनके मध्य का स्थिर विद्युत बल घट जाता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन r का भाग लग जाता है, यहां पर एप्सिलॉन r नहीं है, इन दोनों की तुलना करेंगे तो एप्सिलॉन r गुना 1/1 एप्सिलॉन r का भाग लग जाता है और एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है बल, कि माध्यम में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक शब्द आया परावैद्युतांक। अब ये परावैद्युतांक होता क्या है, इस पे बात करें। परावैद्युतांक होता है वो एक परावैद्युत पदार्थ का एक गुणांक होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कोई भी परावैद्युत पदार्थ की, और परावैद्युत पदार्थ होता है वो डाइलेक्ट्रिक मैटर होता है। परावैद्युत पदार्थ किसे बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मैटर या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कुचालक होते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे पदार्थ है वो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और परावैद्युत पदार्थों में ज्यादातर कौन से पदार्थ आते हैं, कुचालक पदार्थ आते हैं। तो इनफैक्ट हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि कुचालक पदार्थों के लिए एक परावैद्युत गुणांक होता है, परावैद्युतांक होता है, वही परावैद्युतांक ये है एप्सिलॉन r। इस एप्सिलॉन r का मान हमें निकालना हो तो ये कुचालक पदार्थ चालकों के लिए भी होता है, लेकिन चालकों के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान देना, मैं आपको डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ कि आपको पूरा एकदम से हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इतनी भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं कि आपको ये थ्योरेटिकली मैं बताऊं आपको, ठीक है। तो एप्सिलॉन r होता है वो परावैद्युतांक होता है। कुचालकों के लिए इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। कुचालकों के लिए इसका जो वैल्यू होती है वो 3 से 10 के बीच में होती है, और भी हो जाती है। वायु की बात करें तो वायु का परावैद्युतांक है, वायु का एप्सिलॉन r वो कितना होता है, वो वायु का होता है 1.023 के समथिंग होता है, तो इसको 1 के बराबर माना जाता है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है।
निर्वात का एप्सिलॉन आर कितना होता है 1, इसीलिए तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी निर्वात के लिए 1। चालकों की बात करें, चालकों के लिए या धातुओं के लिए, चालकों या धातुओं का, तो चालकों या धातुओं का जो एप्सिलॉन आर होगा वो कितना होता है इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जांपल्स या ट्यूशनों में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसे ट्यूशन पूछे जाते हैं कि यदि इसमें एक माध्यम भर दिया जाए, वो चालक प्लेट भर दे, टी मोटाई की चालक प्लेट भर दे, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये यहां से चालकों के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है इन्फिनिटी। पानी के लिए बात करें, पानी या जल के लिए, पानी जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान 80 भी यूज करते हैं और 81 भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल की वैल्यू किस प्रकार से सोल्व करें। जैसे k की मान कितना होता है, k का मान 9 गुणा 10 के घात 9, तो इस 9 को कट करने के लिए हम 80 नहीं लेंगे, क्योंकि 80 से ये पॉइंटों में आंसर आएगा, 81 लेंगे तो बहुत अच्छे से कटेगा, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आता है। इसलिए हम कई जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से 80 भी यूज करते हैं, 81 भी लेते हैं, 80 और 81 दोनों यूज करते हैं। तो ये प्राविधिकांक होते हैं कुछ पदार्थों के लिए, इस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं इनकी वैल्यूज, और यहां से हम कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे आवेश प्राप्त करने की विधियां। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग में एक बात आएगी, क्वेश्चन नहीं दिमाग में एक बात आएगी, कौन सी बात आएगी कि सर ये तो थ्योरी है, थ्योरेटिकल है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो, आवेश प्राप्त करने की विधियां कौन से एग्जाम में पूछी जाती है या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे किस प्रकार से पूछ लेंगे। तो ये चीजें ये थ्योरेटिकल है, लेकिन यहां से क्वेश्चन उठता है, और मैं वो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कि कूलाम्ब के बल में इस आवेशन की जो विधियां होती है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसमें से क्वेश्चन कहां से निकलेगा, जो कंडक्शन मेथड है वहां से निकलेगा कि जब दो आवेशों को हम टच कराकर परस्पर संपर्क में लाकर अलग कर दें, तो अलग करने के बाद में क्या होगा, अलग करने के बाद में बल निकालेंगे, तो टच करने पे वो आवेश का ट्रांसफर तो हो गया, आवेश तो ट्रांसफर हो गया ना, तो आवेश बदल जाता है, तो आवेश बदलने से इन दोनों आवेशों के मध्य बल का मान भी बदल जाएगा, इसलिए ये कंडक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेश प्राप्त करने की विधियां, देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग है वो 3 होते हैं, 3 मेथड होते हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं आवेश प्राप्त करने की विधियों में। सबसे पहले आता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा, पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मेरे पास में कोई भी दो वस्तुएं को मैं आपस में क्या करूंगा, रब करूंगा, रगड़ूंगा, तो इन दोनों वस्तुओं पर क्या होगा कि दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का व विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा, एक पर धनावेश होगा और दूसरे पर ऋणावेश होगा। ये स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, घर्षण द्वारा आवेशन इससे बोलते हैं घर्षण विद्युतकी। लेकिन कौन से पर धनावेश होगा और कौन से पर ऋणावेश होगा, इस बात की पुष्टि कैसे करें, तो एक होता है कार्यफलन, एक कार्यफलन, ये एक प्रकार की एक एनर्जी होती है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। तो कम से कम ऊर्जा कौन सी धातु को मिल रही है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर होता है। किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा, क्योंकि घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर होगा। अधिक कार्यफलन मतलब जिससे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, और जिसमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसका कार्यफलन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे, तो इस वस्तु पर तो आ जाएगा नेगेटिव आवेश और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव आवेश, कम कार्यफलन वाली वस्तु पर। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे उतना ही इस पर ऋणावेश आएगा, और इसमें से निकल के इसमें जाएंगे तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, और इसमें से निकलेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से होता है घर्षण द्वारा आवेशन। ये जनरली जब आवेश की उत्पत्ति हुई तो उस केस में बताई गई थी। इसके बाद में आता है मेथड ऑफ चार्जिंग में दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन,
अब ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसे बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इस विधि का दूसरा नाम क्या है? चालन द्वारा आवेशन, हिंदी में ये बोलते हैं। क्लियर है? अब चालन द्वारा आवेशन क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास में दो चालक वस्तुएं हैं, मान लो एक चालक वस्तु, एक चालक गोला ये है और एक और चालक गोला इसके पास में ले लिया, इन दोनों पर आवेश है। मान लो कोई भी आवेश है, प्लस में 4 माइक्रोकूलम और माइनस में 3 माइक्रोकूलम, ये दोनों पर आवेश है। अब इन दोनों को क्या करना है? चालन कराना है, आवेश का स्थानांतरण कराना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? परस्पर संपर्क में लाएंगे, या तो इन दोनों को टच कर देंगे या फिर इन दोनों को एक तार के माध्यम से जोड़ देंगे। तो जैसे इनको संपर्क में लाएंगे तो यहां से आवेश का स्थानांतरण होगा और आवेश होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। आवेश का स्थानांतरण किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव। यहां पे पोटेंशियल की बात होती है। पोटेंशियल मतलब कि जिस भी चालक का विभव कम होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का स्थानांतरण करेगा। क्योंकि जैसे ताप के स्थानांतरण की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में गर्म पानी और ठंडा पानी है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो गर्म पानी का ताप तो कम होता है और ठंडे पानी का ताप बढ़ जाता है। मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है। सेम एज इट इज, वैसे के वैसे यहां पर जो आवेश का स्थानांतरण होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। अब विभव की बात करेंगे हम आगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम पोटेंशियल पे भी जाएंगे, धारिता पर भी जाएंगे, कैपेसिटेंस पे भी जाएंगे। क्लियर है? तो यहां से बात आती है तो चालन द्वारा आवेशन। अब आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो ऐसे नहीं होता कि आवेश बराबर बराबर बट गया। आवेश बराबर बराबर कई लोग कैसे बांटते हैं? हाँ, ये बात फैक्ट है कि दोनों वस्तुओं का जो कुल आवेश है वो दोनों में बराबर बढ़ता है, लेकिन यहां पे कुल आवेश की बात हो रही है, ना कि आवेश की। आधा आधा हो जाता है। जैसे मान लो इसका है प्लस 4 माइक्रोकूलम, तो इसका आवेश इधर ट्रांसफर होकर 2 माइक्रोकूलम नहीं हो जाएगा। या फिर माइनस 3 माइक्रोकूलम है तो इसका आधा होकर माइनस में 1.5 माइक्रोकूलम नहीं हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है ये गलतियां करते हैं कि यहां से क्या करते हैं, आवेश को आधा कर देते हैं। जैसे एक बोला, किसी टीचर ने बोला कि दो वस्तुओं को जब आपस में संपर्क में लाया जाता है तो उनके आवेश हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं, दोनों में आधे आधे दोनों में बढ़ जाते हैं। ये बात सही है, आधे आधे जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं आधे आधे? देखो, कुल आवेश आधा आधा बढ़ता है। कुल आवेश कैसे होगा? जैसे ये है प्लस में 4 माइक्रोकूलम और ये माइनस में 3 माइक्रोकूलम, तो इन दोनों का कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश होगा प्लस में 1 माइक्रोकूलम। और ये प्लस 1 माइक्रोकूलम है वो इन दोनों वस्तुओं में, जितनी वस्तुओं की संख्या होगी उतने में बराबर बराबर बटेगा। तो प्लस 1 माइक्रोकूलम आधा आधा बट के कितना हो जाएगा? इसका आवेश भी होगा प्लस में 1/2 माइक्रोकूलम और इसका आवेश भी हो जाएगा प्लस में 1/2 माइक्रोकूलम। तो बात तो सही है, आधा आधा बट गया। लेकिन कई बच्चे वो आधे आधे को क्या समझते हैं? प्लस 4 का आधा +2 कर देते हैं और -3 का आधा -1.5 कर देते हैं। फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो गड़बड़ होता है। यही है, और यही वो मेथड ऑफ चार्जिंग है जो कूलॉम के नियम से इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन टाइप क्या होगा? क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं किस प्रकार से करेंगे। टाइप पे आते हैं। क्वेश्चन टाइप में देखो आपको कैसे देगा कि आपके पास में 2 बिंदु आवेश है, एक आवेश ये दे रखा है, एक आवेश ये दे रखा है, इसकी कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे 20 माइक्रोकूलम दे दिया और ये 30 माइक्रोकूलम दे दिया। क्लियर है? 2 आवेश 20 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा वो आप निकाल लोगे। F बराबर K(Q1Q2)/R²। निकल गया। अब क्या बोला कि अब यदि इन दोनों आवेशों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, इन दोनों को क्या करते हैं? संपर्क में लाते हैं। दोनों को लाए संपर्क में, और संपर्क में लाने के बाद में इन दोनों को पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा? तो यहां पर एक आवेश है और इन दोनों को संपर्क में लाए तो दोनों को बराबर बराबर रख दिया, तो इन दोनों का जो संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने पर जो कुल आवेश होगा वो आधा आधा बढ़ जाता है। तो कुल आवेश कितना है इसका? प्लस में 50 माइक्रोकूलम, तो प्लस का 50 है वो दोनों पर आधा आधा बटेगा, तो इसमें कितना आएगा? प्लस में 25 माइक्रोकूलम और प्लस में 25 माइक्रोकूलम भी। ये केस आता है, और इस केस में न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं हमें। यहां पर अधिकतम न्यूनतम का केस भी होता है कि यदि बल है इतनी दूरी पर मैक्सिमम फोर्स का इतना गुना होता है। जैसे 2 आवेश दे दिए, 2 आवेश है वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, यहां पर मान लो यही दूरी r दूरी पर रखे हुए हैं। अब बोला गया है कि इन दोनों आवेशों के मध्य कौन से बिंदु पर बल का मान अधिकतम होगा, और वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर बल का मान
अधिकतम बल का 1/9 हो जाए, 1/8 हो जाए, या फिर 1/3, 1/4 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/3 गुना हो जाए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें अवकलन जो आप, थर्ड मेथड है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होगा, यह भी एक प्रकार का चालन विधि है। चालन विधि कैसे, क्योंकि चालन में तो दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, लेकिन प्रेरण में किन्हीं दो वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए, उनको संपर्क में नहीं लाना है, बिना संपर्क में लाए अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना या आवेश प्रेरित करना, यही विधि क्या कहलाती है, प्रेरण विधि कहलाती है। प्रेरण विधि क्या होती है कि इसमें मान लो मेरे पास में एक अनावेशित चालक गोला है, ये है अनावेशित, ये कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है, ये अनावेशित चालक गोला है जो किस पर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये है कुचालक स्टैंड और अनावेशित चालक गोला, इसको बोल सकते हैं हम अनावेशित, जिसके पास में कोई भी आवेश नहीं है, अनचार्ज्ड अनावेशित चालक गोला है। इस चालक गोले के पास में एक आवेशित चालक गोला लाते हैं, तो आवेशित चालक गोले पर आवेश होगा, वो कौन सा आवेश मान लेते हैं, इस पर धनावेश मान लेते हैं, ये इस पर धनावेश इस प्रकार से है। अब ध्यान देना, यहां पर बात ही आती है कि मैंने आवेश बाहर क्यों लिखा, अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट आप ध्यान में रखना, किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है, इसकी सतह के ऊपर जाएगा एक समान रूप से वितरित, ना कि अंदर। अंदर आवेश होता है वो कुचालकों के अंदर होता है। क्लियर है, कुचालकों के अंदर क्यों होता है, क्योंकि कुचालकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं वो बाहर तो निकलते नहीं है, अंदर ही रहते हैं, धनावेश ऋणावेश वगैरह तो अंदर जाता है, अंदर समाहित होता है। और चालकों पर जो आवेश है वो संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर आ जाता है, क्यों, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा इसका स्थायित्व होगा उतने ही अच्छे तरीके से ये व्यवस्थित रहेंगे, अर्थात स्थायित्व बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और स्थितिज ऊर्जा को कम करने का प्रयास करेगा, तभी ये यहाँ पर क्या होगा, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर है, ये मैं बात करूंगा, डिस्कस करेंगे हम इस पे भी। अब देखो ये अनावेशित चालक गोला है तो चालक ना, ध्यान देना, ये है चालक गोला लेकिन अनावेशित है, इसके पास में आवेश नहीं है, चालक है लेकिन अनावेशित है। क्लियर है, इसको टच नहीं करना है। अब देखो प्रत्येक चालक वस्तुएं होती है वो धातु होती है, और प्रत्येक धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार इस अनावेशित चालक के अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर धनावेशित कण भी होंगे, और वो धनावेशित कण क्या होते हैं, वो इसका नाभिक होता है किसी धातु का। तो यहां पर जैसे इस धनावेशित वस्तु को इसके पास में लाएंगे, टच नहीं करना, पास में लाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस धातु के अंदर, वो इस धनावेश से आकर्षित होकर एक जगह पर इधर आ जाएंगे, एक साइड आ जाएंगे, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन घनत्व एक साइड हो जाएगा और इसका जो धनावेश है वो एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये शिफ्ट हो गया, टच नहीं किया हमने, अभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है। देखो फिर से ये क्या है, उदासीन ही अभी भी। जब इस धनावेशित वस्तु को इसके पास में लाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व इसकी धनावेश की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आकर्षित होता है, और धनावेश है वो इस साइड आ जाएगा। क्लियर है, अब इसको ना तो ये ऋणावेशित हुई ना धनावेशित हुई, तो इस धनावेश को संतुलित करने के लिए यहां से इसको क्या कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर देते हैं। इस साइड से नहीं करना है, यहां से जब भू संपर्कित करते हैं इसको अर्थिंग कर देते हैं, और अर्थिंग करते ही अर्थ का विभव होता है 0, तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे इसमें, और इस धनावेश को इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, यहां से संतुलित कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। तो पहले तो इस धनावेश को संतुलित करेंगे और बाद में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, तो ये वस्तु कैसी आवेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु को हम बिना टच किए, बिना संपर्क में लाए आवेशित कर दें अनावेशित वस्तु को, यही विधि क्या कहलाती है, प्रेरण विधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम में और नेवी एयरफोर्स वगैरह में ये पूछा जाता है कि वह कौन सी विधि है जिसमें किसी चालक को बिना संपर्क में लाए आवेशित कर दिया जाता है, वो होती है प्रेरण विधि। क्लियर है, तो यहां तक हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग एंड होते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल हमारा है फिजिक्स की क्लास, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी फिजिक्स की बात करेंगे।
11th-12th का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपको। एक अभी फिलहाल क्या होती है कि सीबीएसई और कुछ बोर्ड्स की 12th की एग्जाम होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जुलाई तक एग्जाम्स होंगी। इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है कि क्विक रिवीजन आप आसानी से कर सके और आप अपनी बुक्स को रिवाइज कर सके, ताकि आपको याद करने में काफ़ी अच्छी मदद मिल जाए। यहाँ से आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हम स्कूल में बैठ के टीचर से पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन करने में भी आसानी होगी